नमस्कार साथियों, आप सभी को श्री नवरात्रि महापर्व की काफ़ी सारी बधाइयाँ। माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आप जल्द से जल्द अपने ड्रीम एकेडमी तक पहुँचे। माता इसमें आपकी मदद करें। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारत में ई परिवहन की संभावनाएं क्या-क्या हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारी एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो भी हमारे CAPF 2023 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके रिलेटेड हम ये वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम भारत में क्या हमारी ई परिवहन की संभावनाएं हैं इसके ऊपर हम ऐसे देखने वाले हैं। इस ऐसे में हम एक अच्छा कोटेशन, उसके बाद हम इसकी बॉडी, इसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन और साथ में इसका एक अच्छा निष्कर्ष भी देखेंगे, जिससे आपका ऐसे जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप CGL, CAPF या फिर CHSL एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर पूछे जाते हैं, आप में ऐसे लिखने होते हैं, तो प्लीज़ आप इस सेशन को कंटिन्यू कीजिएगा और आपका जैसा भी फीडबैक होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि प्रस्तावना, यानी कि हम अपने ऐसे को शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो प्रस्तावना हमारा क्या कहता है कि परिवर्तन के अलावा कुछ भी अस्थायी नहीं है। ये हमारा एक कोटेशन है। इस लाइन के साथ हम अपने ऐसे को शुरू कर सकते हैं। यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि आज जो कुछ भी है ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी हो। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट क्या है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलते रहना चाहिए, तभी हम समय रहते अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट लाइन की बात करूं तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था जो कि इस लाइन के बारे में बता रहा था। अब हम बात करेंगे कि हम जो बात करने वाले हैं कि जो हमारा ई परिवहन है उसके संदर्भ में उसकी संभावनाएं क्या क्या हैं। यही बात भारतीय बाजारों पर भी लागू होती है। भारत आज दुनिया के उन शीर्ष 5 देशों में शुमार है जहां सबसे ज़्यादा स्वचालित उद्योग हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर मैंने एक ऐसे जो है वो इंग्लिश में भी कराया है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने बताया था कि जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर है और ये बात आपको हर ऐसे में लिखनी होगी। तो जो हर बोल सकते हो ऐसे जो भी हमारा ई व्हीकल से संबंधित होगा उसमें मैं इस बात को लिखूंगा, आप भी इसको लिखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा हमारे स्वचालित उद्योग हैं उनमें हमारे भारत का 5वां स्थान है। और जल्द ही ये भी कहा जाता है कि हम स्वचालित उद्योग के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल होने वाले हैं। तो ये हमारा प्रस्तावना था, जिसे आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। इंट्रोडक्शन में ही एक और लाइन है कि ई परिवहन 2 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम ई परिवहन बोलते हैं तो हमें 2 शब्द दिखाई पड़ते होंगे, एक होता है ई और दूसरा होता है परिवहन। तो ये ई प्लस परिवहन जैसे 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जहाँ परिवहन का मतलब है ऐसा साधन जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए, और वहीं ई का मतलब होता है ऐसा कोई परिवहन जो बिना किसी ईंधन, बैटरी की सहायता से गतिमान होता है। यानी कि ऐसा कोई व्हीकल हो, ऐसा कोई परिवहन हो, बोल सकते हो, जो बिना किसी ईंधन के सिर्फ बैटरी के सहारे गतिमान होता हो, वैसे चीज़ों को हम ई परिवहन बोलते हैं। इसके बाद हम अपने बॉडी को लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे हमें बॉडी लिखनी चाहिए थी लेकिन हमने गलती से लिखी नहीं है, तो यहाँ पर आप बॉडी समझिएगा कि अब हमारी बॉडी शुरू हो रही है। इलेक्ट्रिक कारों के विशिष्ट आविष्कार की बात करें तो इसका श्रेय कई लोगों को जाता है। तो हमें भी पता है कि कोई भी जो इन्वेंशन होता है उसमें कभी भी किसी एक सिंगल पर्सन का हाथ नहीं होता, कई लोगों की मेहनत से ही आज जो हम मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं, देख पाते हैं, वो संभव हुआ होता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक कारों के विशिष्ट आविष्कार की बात करें तो इसका श्रेय कई लोगों को जाता है। 1828 में एनियोस जेडलिक ने एक इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया था। ये नाम आपको याद रखने हैं, आप अपने ऐसे में लिखिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में बेसिक फंडामेंटल जो है वो पता है। तो मैं बात करूं तो 1828 में एनियोस जेडलिक ने एक इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया और अपनी मोटर का उपयोग करके उसने छोटी इलेक्ट्रिक कार भी बनाई थी। 1832 की बात है। 1832 और 1839 के बीच स्कॉटिश आविष्कारक रॉबर्ट एंडरसन ने भी एक क्रूड इलेक्ट्रॉनिक कैरेज को विकसित किया था। तो ये तो बेसिकली हमारी बात हो गई कि हमारे इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही थी। हिस्ट्री में अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, वो क्या है। तो 1996 में पहला इलेक्ट्रिक वाहन एक तिपहिया था। यानी कि अगर हम आज जिस इलेक्ट्रिक वाहन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, उस तरीके का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन जो था वो 1996 यानी कि 1996 में बनाया गया था, जिसका आविष्कार स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया था।
अगर मैं बात करूं तो इसका जो नाम था वो विक्रम सफा रखा गया था। लगभग 400 वाहन बनाए और बेचे गए थे। ये कब की बात है? 1996 की बात है। वर्ष 2000 में क्या हुआ? वर्ष 2000 में भेल नाम की एक कंपनी है, आप भी उस कंपनी को जानते होंगे। तो भेल ने क्या किया, 18 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस जो है उसे विकसित करी, जो लोकप्रिय भी हुई। मतलब जब पहली बार जो हमारे इलेक्ट्रिक बस थे उसको भेल ने बनाया था, उसमें 18 सीटें थी। और वो जो हमारे इलेक्ट्रिक वैन थी या इलेक्ट्रिक बस थी वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर लगभग दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक वैन जो है वो बनाई गई और चलाई गई, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इसने बाजार में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका कारण ये था कि इसके लिए बैटरी की उच्च लागत और इससे कम जीवन की आवश्यकता थी। मतलब क्या था? मतलब कि जो आप बैटरी यूज़ कर रहे थे उसकी लागत काफ़ी ज़्यादा थी और बैटरी जो थी वो काफ़ी कम दिनों तक चल रही थी। तो हमें क्या था कि हमें एक बैटरी चाहिए थी जो सस्ती हो और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब काफ़ी दिनों तक चले। तो इसके कारण से क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल था वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, यानी कि लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं ला पाए। अगर मैं बात करूं तो 19वीं शताब्दी का, तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वाहन 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में है। यानी कि हमारे ये जो हम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक वाहन है वही 19वीं शताब्दी में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुए, काफ़ी ज़्यादा लोगों से परिचित हुए। इससे पहले उन्होंने इसे उच्च लागत, कम गति और कम दूरी के कारण बाजार में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। यानी कि जब भी हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे थे, 1832 से 1839 की बात कर रहे थे या फिर 1996 की बात कर रहे थे, तो उस समय तक हमारे पास इतने मॉडिफाइड वर्जन नहीं हुआ करते थे, हमारे पास अच्छी बैटरी नहीं हुआ करती थी। और बैटरी नहीं होने के कारण हमें गति जो थी वो काफ़ी कम मिलती थी, कम दूरी ही हम तय कर पाते। तो इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो डेवलप नहीं थे, तो ये लोगों के बीच में उतने ज़्यादा परिचित भी नहीं थे। इसलिए शुरू में दुनिया भर में मांग में गिरावट आई। यानी कि जो पहली बार जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया गया तो ये सभी कमियां थी, और इन सभी कमियों के रहते लोग जो थे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और इसके मांग में, यानी कि इसकी जो डिमांड थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली थी। हालांकि उनका उपयोग परिवहन और सार्वजनिक परिवहन के लिए किया गया था। अब सार्वजनिक परिवहन क्या है, जैसे कि आप जानिएगा कि जब भी हम बात करते हैं, मतलब कि सरकार ने इसका इस्तेमाल तो किया, जबकि एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो है, जैसा कि मैं हो गया या आप हो गए, तो जब क्या होता है कि जब कोई सिंगल पर्सन इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो थी वो इसका इस्तेमाल कर रही थी। खासकर अगर मैं बात करूं तो रेल जैसे वाहनों के रूप में हमारे जो इलेक्ट्रिक वाहन थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मैं बात करने वाला हूं 21वीं शताब्दी में, यानी कि अभी जो हमारा प्रेजेंट डे सिनारियो है इसमें क्या हो रहा था। तो 21वीं सदी में जैसे जैसे पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ी, यानी कि लोगों ने क्या किया, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, क्योंकि हम सभी कॉमन एज ग्रुप के हैं। तो कहीं ना कहीं हमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट को लेकर, यानी कि हमें पर्यावरण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता रहती है। तो 21वीं शताब्दी में जैसे जैसे पर्यावरण की चिंता लोगों के बीच में बढ़ी, गैस से चलने वाले वाहन जो हैं वो अत्यधिक धुआं छोड़ते हैं और वातावरण के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक होते हैं। बोल सकते हो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हमारे लिए हार्मफुल होता है वो यही होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन ही होते हैं। और इनका जो ये धुआं निकलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसानदेह होता है, नुकसान पहुंचाता है। वैसे ही लोगों ने क्या किया, सरकार ने क्या करी कि सरकार ने ई वाहनों का प्रयोग करने पर और जोर दिया। यानी कि लोगों ने भी देखा कि हाँ भाई इससे नुकसान हो रहा है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम टैकल कर पाएंगे, इसे रोक पाएंगे। तो इसके लिए सरकार ने भी जो बोल सकते हो ई वाहनों के प्रयोग के लिए जोर दिया, लोगों को बताया कि आप ई वाहन का इस्तेमाल करिए। अगर मैं वर्तमान दिनों की बात करूं तो वर्तमान समय में प्रत्येक एक देश को ई परिवहन के इस्तेमाल की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम जलवायु में अचानक हो रहे परिवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं। भारत में पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण और सस्ती लागत होने के कारण इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बात सही है। भारत क्या, दुनिया के किसी भी देश में देखो तो आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पहले जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेते थे, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को लेकर के चिंतित हैं, हम अपना इन्वायरमेंट भी सही करना चाहते हैं, और साथ ही साथ इसके काफ़ी जो फीचर्स हैं वो डेवलप भी हुए हैं, उनको बोल सकते हो मॉडिफाई भी किया गया है और वे अब काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इसलिए इनके प्रतिदिन जो डिमांड है, मांग है, वो बढ़ती जा रही है।
अगर मैं ई वाहनों की बात करूं तो ई वाहनों की उपयोगिता भारत देश में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां वाहनों को चलाने वाले जो ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये दूसरे देशों से आयात करने होते हैं। ये बात आपको भी पता होगी, हर इंडिविजुअल को पता है कि हम पेट्रोल और डीजल मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। ये सारे ईंधन के संसाधन सीमित हैं और भविष्य में इनकी कमी भी हो सकती है। वर्तमान में इनके बढ़ते दामों और महंगाई की वजह से सरकार के साथ निजी क्षेत्रों में भी लोगों ने ई वाहनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले जो हमारी केवल गवर्नमेंट ही ई वाहनों का इस्तेमाल कर रही थी, मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि जो हमारे रेलवे थे उनमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इलेक्ट्रिक बसेस से वो भी चलाई जा रही थी सरकार के द्वारा। तो साथ ही साथ सरकार के साथ लोगों ने भी जो है ये देखा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं जिनका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो सीमित हैं और ये भविष्य में ख़त्म हो सकती हैं। तो लोगों ने भी धीरे धीरे ई व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि वाहन का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जैसे कि यात्रियों के लिए ई बस, ई रिक्शा, अमेजन और स्विगी जैसे बड़ी कंपनियां भी उत्पादों की डिलीवरी के लिए अब ई परिवहन जो है वो प्रयोग करने लगी हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने भी देखा होगा कि आज चाहे ई बस हो गया, ई रिक्शा हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे मार्केट में यानी कि हमारे प्रेजेंट डे लाइफ में यूज़ हो रही हैं और इनका हम फायदा भी ले रहे हैं। भारत सहित सारे देशों में बढ़ती मांग के कारण बड़ी कंपनियों जैसे कि महिंद्रा, टेस्ला और जितने भी हमारे बोल सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने भी ई वाहनों को तेजी से निर्माण करने का जो काम है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी जो हमारे ई व्हीकल है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो वो क्या होता है, विश्व सहित भारत में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बात आपको भी माननी पड़ेगी और ये बात सच भी है, क्योंकि जलवायु जो परिवर्तन है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है। हालिया रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अब भारत के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ई व्हीकल है यानी कि ई परिवहन है वो हम भारत के ही सिनेरियो से देखेंगे। तो जो भारत है, भारत का जो दिल्ली शहर है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो ये क्या होता है, ये हमारी एक बोल सकते हो कि एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। ई वाहन को ला करके हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं टैकल कर सकते हैं, इसे हम रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ई वाहनों को नियमित इस्तेमाल से कहीं ना कहीं हम इस समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। ई परिवहन के कई सारे लाभ होते हैं, परंतु इसमें उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब ये चुनौतियाँ क्या है, आपने भी पढ़ा होगा कि चाहे कुछ नहीं भी अच्छाई हो तो उसके साथ बुराई हमेशा होती है। तो अच्छाई के साथ साथ हमें बुराई को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो बुराई क्या है इसकी, कि ई वाहनों में बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक समय के बाद कचरे की तरह हो जाती है। आपको भी पता है कि आप जिस बैटरी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद वो बैटरी खराब हो जानी है और ख़राब होने के बाद वो बैटरी कैसे हो जाएगी, बिल्कुल कचरे की जैसे हो जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हम इस कचरे को नष्ट करना होता है, क्योंकि अगर ये पर्यावरण में खुले में रहे तो ये हमारे पर्यावरण को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा चैलेंज यानी कि सबसे बड़ी जो हमारी बोल सकते हो कि एक चैलेंज जो है, समस्या जो है वो ये खड़ी हो जाती है कि जिस बैटरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हम डिस्पोज कैसे करेंगे, उसको हम नष्ट कैसे कर रहे हैं। अगर हम उसे सही तरीके से नष्ट नहीं कर रहे हैं तो जिस हम इन्वायरमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट को बचाने की हम बात कर रहे हैं, ये और भी ज़्यादा इसका नुकसान पहुंच सकता है इन बैटरियों के द्वारा और हमारा जो पर्यावरण है वो और भी खराब हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो सामान्य तौर पर एक बार आवेशित करने के बाद जो हमारी ये बैटरी है वो मैक्सिमम कितने देर तक चलती है, तो जो हमारी गाड़ी है वो 200 से 250 किलोमीटर के बाद हमारी बैटरी को वापस से आवेशित करने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए उचित दूरियों पर और पर्याप्त मात्रा में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन यानी कि ईवी चार्जिंग प्लाजा जो है वो नहीं खोले गए हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं खोलने की ज़रूरत है। अगर हम मॉडर्न डे में बात करते हैं कि हम ई व्हीकल खरीद लिया, ठीक है, और हम ई व्हीकल को मैक्सिमम एक बार अगर हम चार्ज करते हैं तो 200 से 250 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकते हैं। लेकिन मान लो हमें 350-500 किलोमीटर दूर जाना है और उस रास्ते में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो हमारी गाड़ी जो है वो 200-250 चलने के बाद जो है वो बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें इसे चार्ज करने की ज़रूरत है और सरकार को इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। और वो क्या करे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जो चार्जिंग स्टेशन है वो खोले जाएँ और पर्याप्त मात्रा में और उचित दूरियों पर इसको व्यवस्थित किया जाए, इसको अरेंज किया जाए। अगर मैं निष्कर्ष की
बात करूँ कि इसके कुछ चैलेंजेस, इसके कुछ फ़ायदे देखने के बाद बेसिकली हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो जैसे प्रत्येक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक चित्त होता है, दूसरा पट होता है। वैसे ही यहाँ भी हमें कुछ लाभ तो कुछ चुनौतियाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी। चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम हो जाए, चाहे वो कोई सी भी बात हो जाए या फिर कोई सा भी प्रोजेक्ट हो जाए, उसकी क्या होती है, कुछ लाभ होती है तो कुछ हानियाँ भी ज़रूर होती हैं। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हालांकि ये चुनौतियाँ इसके द्वारा होने वाले लाभों से कहीं कम है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि चुनौतियों को हम टैकल करके कम भी कर सकते हैं और जो होने वाले लाभ हैं वो इन चुनौतियों से कई बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसे इम्प्लीमेंट करें, हम इसे बोल सकते हो कि इसे अपने संज्ञान में लाएं, इससे शुरुआत करें। ठीक है, इसीलिए हमें भविष्य में इनके संभावनाओं को और तेजी से गति देनी होगी। ई वाहनों का प्रयोग से, यानी कि जब भी हम ई वाहनों के प्रयोग को करेंगे तो उस प्रयोग से क्या होगा कि हम पर्यावरण को संरक्षण में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आज जो हम पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर आश्रित हैं, जो हमें अन्य देशों से भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, उसे भी हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। उपरोक्त वाक्यांशों से, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में ई वाहनों का ही वर्चस्व होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाला जो समय होगा वो कहीं ना कहीं ई व्हीकल, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ई वाहन हैं, उनके ऊपर ही आश्रित होने वाला है और इनका वर्चस्व हमें देखने को भी मिलेगा। और हम विश्व के श्रेष्ठ उद्यमी होने के नाते, क्योंकि हम आने वाले समय में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े, जो बोल सकते हो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तीसरे बड़े, सबसे बड़े कंट्री होंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस नाते हम खुद को इस दिशा में पीछे ना रखें और इस दिशा में हम आगे आने का प्रयास करें और खुद को आगे रखें। तो ये इसका निष्कर्ष हो सकता है, जो कि बिल्कुल बैलेंस्ड टाइप है। ना ही ज़्यादा हमने इसकी तारीफ करी, ना ही ज़्यादा हमने इसकी निंदा करी। तो थैंक यू गाइज, आपने ये सेशन देखा। इस सत्र को देखने के लिए आप सभी का काफ़ी सारा धन्यवाद। यदि आपको ये निबंध पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट भी हमें ज़रूर दिखाएं। इस निबंध की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस वीडियो की जो PDF है वो भी भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।